गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। चैप्टर है कन्यादान और कवि है ऋतु राज। कन्यादान चैप्टर। ऋतु राज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आप लोग को बताऊंगी अब, ठीक है। ऋतु राज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन में लगे रहे। 40 वर्षों अध्यापन मतलब पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग। 40 वर्षों तक इन्होंने लगातार अध्यापन किया, अर्थात की टीचिंग की, पढ़ाया। और उसके बाद से निवृत्ति मतलब कि ये रिटायर हो गए और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को प्रकाशित किया, जिसमें पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद प्रमुख है, ठीक है। कन्यादान जैसा कि हम मतलब जानते हैं, चैप्टर के नाम से ही हमने सुना भी है, जानते भी हैं, देखा भी है कि जब लड़की का कोई भी माता पिता विवाह करते हैं तो उसका कन्यादान करते हैं, ठीक है। और कन्यादान करते समय माँ बाप अपनी बच्ची को या उसके पेरेंट्स उसे कितनी सीख देते हैं, किस किस तरह से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके आने वाला जीवन सही रहे। जो हमारे परंपरागत आदर्श हैं उन्हें समझाने की कोशिश की गई है माँ के द्वारा। और कवि का मानना है कि समाज जो व्यवस्था है स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान बना दिए गए हैं उनके लिए कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारे नियम उन्हें बना दिए गए हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा दिया गया है, जैसा कि लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये एक आदर्शकरण का प्रतिकार भी है। बेटी माँ के बिल्कुल सबसे निकट होती है, मतलब माँ बेटी का जो रिश्ता है सबसे पास होता है, नज़दीक होता है, और उसके सुख दुख में हमेशा वह उसकी साथी होती है। कौन? माँ। इसलिए माँ उसको अपनी एक अंतिम पूंजी समझती है और यही वर्णन हमारी इस कविता में किया गया है। देखिए, ठीक है। कन्यादान की लड़की का विवाह होता है तब उसकी माँ उसे किस किस प्रकार से समझाने की कोशिश करती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कभी भी बच्चा माँ के लिए बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो माँ इसी को बताती हुई कहती है कि मेरी लड़की अभी बहुत छोटी है, कुछ नहीं जानती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हें समझाती है, यही इसमें वर्णन है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, ठीक है। प्रमाणिक मतलब प्रमाण द्वारा जो सिद्ध किया गया है, अर्थात सर्वथा ठीक है, ठीक है। दान में देते वक्त बने समय, आभास बने प्रतीति झलक, बाँचना पढ़ना, पाठिका माने पढ़ने वाली, लयबद्ध लय में बंधी हुई, सुरयुक्त। फिर कवि कहता है कि लड़की के विवाह के समय के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख अत्यंत प्रमाणिक था, अर्थात कि वास्तविक था। जब कोई भी लड़की ससुराल जाती है, माँ बाप उसका कन्यादान करते हैं
तो उसके माँ बाप को जो दुख होता है, अर्थात कि यहाँ उसकी माँ को बताया है अधिक कि उसकी जो माँ को दुख होता है वह सचमुच प्रमाणिक है, सत्य है, रियल है, वास्तविक है। समझ रहे ना? ठीक है। उसका दुख ऐसा था जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी, क्योंकि माँ और बेटी का प्यार हमेशा ही कुछ अलग होता है। भले ही उनमें आपस में झगड़ा भी होता रहे, माँ डांटती रहे बेटी को, कुछ भी भले ही हो, लेकिन माँ को लगता है कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी है, क्योंकि वह माँ के हमेशा सबसे नज़दीक रहती है, सबसे पास रहती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। इसका अर्थ यह भी है, मतलब भाव यह भी कह सकते हैं कि बेटी माँ के हमेशा सबसे निकट होती है, सुख दुख में उसका साथ देती है, इसलिए वह उसको अपनी आखिरी पूंजी समझती है या अपनी आखिरी पूंजी के समान लगती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी या कर रही है कि उसके जाने के बाद तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। किसके? लड़की के जाने के बाद माँ सोच रही है कि मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की को अभी दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं थी, अभी वह बड़ी नहीं हुई है, सयानी नहीं हुई है, वह भोली भाली है, सीधी सादी है कि उसे सुख का आभास तो होता था, अर्थात मतलब कि वो सुख तो देखना जानती है, सुखी रहना तो उसे आता है, लेकिन दुख को बांचना अर्थात कि दुख को भांपना, पढ़ना उसे नहीं आता है। अर्थात कि माँ जब अपनी बेटी को का कन्यादान करती है तो उसे लगता है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, सीधी सादी है, बड़ी नहीं हुई है, भोली भाली है, उसे सिर्फ सुखों ही सुखों में अभी रहना आया है, उसने दुख तो कहीं नहीं देखा है। अभी पाठिका थी, अर्थात कि वह माँ के द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही चलती थी। अभी शायद उसे अपने रास्ते स्वयं बनाने नहीं आते थे, इसलिए कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, मतलब कि माँ ने जो उसे रास्ता दिखाया अभी उस पर उसी पर वो चलना सीख पाती थी या चल पाती थी। वह अपने रास्ते स्वयं तय करना अभी नहीं जानती है। कौन कहता है ये? उसकी माँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगता है अभी हम छोटे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। यही सारे भाव उसकी माँ के मन में आ रहे हैं कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, सयानी नहीं है, भोली है, सरल है, अभी सुखों सुखों में रहना आया है, दुख से उसे पढ़ना नहीं आता है, अर्थात कि समझ नहीं सकती है दुख को, और वह सिर्फ माँ के द्वारा बनाए गए रास्तों पर ही चलना आता है। अपने रास्ते स्वयं तय करना उसे अभी नहीं आता है, अर्थात कि उसमें बहुत ही सीधापन है। अपने घर में उसे सुख, क्योंकि हर लड़की को अपने घर में सुखों से ही गुजरना होता है। सुख ऐसा नहीं कि उसे मान लिया कहीं भी कुछ अगर परेशानी होती है तो माँ बाप से मना कर दिया, नहीं करेगी, तो वही दुख का मतलब होता है। सुख का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको एक बहुत अच्छी चीज़ या बहुत सिंहासन मिला हुआ है, नहीं। ये कि मतलब हम अपने पेरेंट्स से यहाँ अपने मन की बातें शेयर कर लेते हैं, अगर हमें नहीं कुछ करना आता है तो हम उससे पूछ लेते हैं, लेकिन शायद ससुराल में ये सारी चीज़ें उसे कोई ना बता पाए, ये उसकी माँ के मन में धारणा आ रही है। इस कारण वह जीवन के दुखों से अनजान है, अभी नहीं जानती है दुखों को। उसने अभी जीवन के कुछ अनुकूल और रागात्मक अर्थात कि स्नेह से परिपूर्ण क्षणों को ही अनुभव किया है। अभी सुख और दुख भरे संपूर्ण जीवन से वह अपरिचित है, अभी वह नहीं जानती है। फिर बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटी सेकने के लिए होती है,
जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक है, फिर उसकी माँ समझाती हुई कहती है उसे कि कन्यादान के समय कि तुम ससुराल में पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझ जाना। ठीक है, कि मान ले जैसे हमें दर्पण में शीशे में अपना चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह से हमें जो हम पानी होता है उसमें भी अगर झांकते हैं तो हमें उसकी में अपनी परछाई नज़र आती है। तो उसमें झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझ जाना, क्योंकि जो तुम्हारे मुखड़े की सुंदरता है उसकी सुंदरता पर मोहित होना ये व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। आग रोटी सेकने के लिए मतलब जो आग है उस पर रोटियां सिकती हैं, हाथ चलाने के लिए नहीं होती। इसी तरह से जो सुंदरता के लिए तुम्हें गहने और आभूषण प्रदान किए गए हैं और उन आभूषणों को पहनकर जो आप अपनी परछाई उसमें देखते हो तो उसकी सुंदरता पर मत रीझ जाना, क्योंकि ये जो वस्त्र और आभूषण जो होते हैं शाब्दिक भ्रम की तरह होते हैं। ये सिर्फ स्त्री जीवन के बंधन ही हैं, बल्कि हमारी वास्तविकता ये नहीं है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जिस तरह शब्दों के भ्रम में मनुष्य को बांध दिया जाता है, भाव यह है इसका कि स्त्री की जो सुंदरता और कोमलता है उसे आत्मसंतुष्टि तो देती है कि जब हमें आभूषण और बहुत सारे गहने कपड़े मिल जाते हैं हमें आत्मसंतुष्टि तो हो जाती है, परंतु उसी सौंदर्य की आड़ में समाज हमारे लिए बहुत सारे आचरण संबंधी नियम लागू कर देता है। ठीक है, किसके लिए? स्त्री के लिए नियम बहुत सारे लागू हो जाते हैं और जिन्हें कि वो एक आदर्श का नाम देता है। ठीक है, ये स्त्री के जीवन की आदर्श है, इसलिए और नारी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार लुभावने वाले शब्द और भ्रमित करने वाले स्त्री को बंधनों में बांध दिया जाता है। उन आभूषणों और गहनों और कपड़ों के चक्कर में उसका संपूर्ण जीवन बांध दिया जाता है। सुंदर कपड़े और गहने और सजावटी वस्तुएं वास्तव में ये हमारे जीवन के में बंधन का ही तो कार्य करते हैं। जो कपड़े होते हैं, गहने होते हैं, हमारे सिर्फ बंधनों का ही काम करते हैं और हमारे जीवन में इनका कोई भी औचित्य नहीं है। तभी उसकी उपयोगिता है, उसकी महत्ता तभी है यदि हम उसके लिए बंधन का कारण बन जाए। वह उसके लिए निरर्थक है, निर्योग्य है। ऐसी सुंदरता पाकर हमेशा मन प्रसन्न होना मूर्खता ही है कि जो हमें गहने कपड़ों के बंधन में बांध दिया जाता है। स्त्री को गहने कपड़ों में जो बंधन में बांधा जाता है, यह इनको सबको पाकर बंधना मूर्खता ही है, प्रसन्न होना मूर्खता ही है। माँ अपनी बेटी से फिर समझाती हुई कहती है कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य कार्य हमेशा करना। ठीक है, जो हमारे स्त्री के प्रति कर्तव्य हैं उन्हें हमेशा करना, और समाज के द्वारा जो नारी के लिए गढ़े गए आदर्श हैं उन अनुचित बंधनों को कभी स्वीकार मत करना। क्या मतलब कि बहुत सारे बंधन जो हैं, बहुत सारे नैतिकता से संबंधित मूल्यों को बना दिया जाता है जो कि हमारे जीवन में हानिकारक होते हैं, हमारे जीवन पर थोप दिए जाते हैं, स्त्री जीवन पर थोप दिए जाते हैं। उन्हीं के लिए माँ कह रही है उसे कि तुम लड़की हो ना, अपनी जो स्त्री सुलभ कार्य हैं, जो जरूरी कार्य हैं उन्हें जरूर करना, लेकिन जो कुछ हमारे शाब्दिक भ्रमों में
आदर्श बनाकर जो उन्हें बांध दिया गया है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया है, उन्हें कभी भी स्वीकार मत करना। तुम लौकिक व्यवहार में सावधानी बरतना। तुम किसी भी प्रकार के शोषण का प्रतिकार करना। कई बार स्त्रियों का शोषण किया जाता है। शोषण मतलब अत्याचार किए जाते हैं उन पर तरह तरह के, तो उन अत्याचारों को तुम स्वीकार मत करना, बल्कि उनका प्रतिकार करना। थैंक यू बेटा, चैप्टर लास्ट है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।